valency. Now this concept is very important in order to write correct molecular formula, and without writing correct molecular formula you cannot write correct chemical equation. So ultimately the knowledge of valency is very essential for writing any type of chemical equations. Okay, now the concept of valency is based on two types of concept, that is old concept and modern concept. ठीक है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और दूसरा है मॉडर्न वे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर वैलेंसी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, या हम कहें इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन ऑफ वैलेंसी को समझेंगे, और साथ ही साथ हमको वैलेंसी प्रिडिक्ट करने भी आना चाहिए. ठीक है, खास करके 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंसी को सही सही निकालने हमको आना चाहिए. ठीक है, जो वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है उसके हम लोग को रीजन बस जानने हैं. ठीक है, क्योंकि जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो बोरबरी स्क्रीन तो हम जानते ही रहेंगे, उसके अलावा SPDF अबव प्रिंसिपल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसका डिटेल रीजन आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा. ठीक है, जैसे ही आप 11th क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. उसके लिए अभी घबराने की जरूरत भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ. ठीक है, हर क्लास का अपना एक डिफाइंड सिलेबस है. ठीक है, सारी चीजों को, जितना भी चीज केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो सब चीज हम लोग क्लास 9th में तो नहीं जान जाएंगे, क्लास 10th में तो नहीं जान जाएंगे. जिस क्लास का वो सिलेबस है, जितना उसमें जानना है उतना हम लोग उस क्लास में जान सकते हैं. फिर आगे वही कॉन्सेप्ट हम लोग को अगली क्लासेस में भी पढ़ने होते हैं, तो वहां पर हम लोग उस चीज को और डिटेल में समझ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है, उसमें एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का डिफिनीशन, और पुराने समय में वैलेंसी को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते थे. ठीक है, दूसरी चीज मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर वैलेंसी को डिफाइन करेंगे, और जो हमारे नॉर्मल एंड टिपिकल एलिमेंट्स हैं, जो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए वैलेंसी हम लोग प्रिडिक्ट करके निकालेंगे. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम लोग वैलेंसी निकाल करके कैलकुलेट करके दिखाएंगे. ठीक है, अच्छा, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो बीच में हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ठीक बीच में, यानी आप कह सकते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक. ठीक है, लेफ्ट में आप देखेंगे, ठीक है, इस साइड में तो आपको पता चलेगा ग्रुप 1 और 2. राइट साइड में आप देखेंगे तो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक है, और बीच में आप देखेंगे जो 4th पीरियड से एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, 4th पीरियड से, और ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12, वो कहलाते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, और वहां पर आपको वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलता है. ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होगा तब तो आप मेरी बात बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, वरना मैं बना भी दे रहा हूँ. इसीलिए कुछ बच्चे को दिमाग में अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं बना दे रहा हूँ इसको. देखिए, ये 1 है, ये 2 है ग्रुप, यहाँ आपको 13, 14, 15, 16, 17 मिलेगा, और ये 18 ग्रुप है. ठीक है, और ये बीच में 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप है, यहाँ पर 3 to 12, और ये एलिमेंट्स शुरू होते हैं 4th पीरियड से. इससे पहले आपका फर्स्ट पीरियड है, तो थोड़ा ऊपर बनाना होगा मुझे, है ना, हीलियम है यहाँ पे, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड हो जाएगा, और ये आपका थर्ड पीरियड हो जाएगा. 4th पीरियड से आपके एलिमेंट्स शुरू होते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक. तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है. ठीक है, कुछ आपको यहाँ भी एलिमेंट मिलेंगे, जैसे लेड है, टिन है, ये सब ऐसे एलिमेंट है जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल वैलेंसी को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना, उसके रीजन हम लोग को आगे की क्लास में पढ़ने हैं, वहां पर हम लोग क्लियर इसको करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग को वैलेंसी का ओल्ड डिफिनीशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 20, इसके साथ कुछ एलिमेंट्स के वेरिएबल वैलेंसी भी हमको जानना है, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, आयरन हो गया. ठीक है,
इनकी वेरिएबल वैलेंसी इसलिए जानना है कि रिएक्शन लिखते समय हमको पता रहे कि उसका कौन सा वैलेंसी किस कंपाउंड में है। ठीक है, उसके सही नाम हम लिख सकें कंपाउंड का, इसके लिए उसको जानना जरूरी है। और उसका बेसिक रीजन हम लोग जानेंगे कि वो वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं, वो भी डिटेल में नहीं। ठीक है, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। ओल्ड कॉन्सेप्ट या इसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं आप, है ना। ओल्ड कॉन्सेप्ट वैलेंसी का क्या है, सबसे सिंप्लीफाइड डिफिनेशन है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को वैलेंसी कहते हैं। ठीक, अब शुरुआत में जब वैलेंसी को इस तरह से डिफाइन किया गया कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेसिस पर, तो वहां पर हाइड्रोजन को आर्बिट्रेरली हाइड्रोजन वाज चूजन एज ए स्टैंडर्ड एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी वैलेंसी को डिफाइन किया गया। मतलब कोई भी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम के साथ कंबाइन करता है कंपाउंड बनाते समय, वही उस एलिमेंट का वैलेंसी होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है कि किसी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम के साथ मिल करके एक कंपाउंड बनाता है, वही हो जाएगा उस एलिमेंट का वैलेंसी। ठीक है, यानी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विथ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और रेडिकल टू फॉर्म ए कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम मिल करके एलिमेंट के एक एटम के साथ मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वही संख्या वही नंबर हो जाएगी उस एलिमेंट की वैलेंसी। ठीक है, पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, फिर एग्जांपल से क्लियर करूंगा। और करके मैं लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which combine और डिस्प्लेस भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेस होता है उसमें। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन और डिस्प्लेस व्हेन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट और रेडिकल combine to form a stable compound is called valency of an element। ठीक है, देखिए यहां वो चीज बताया गया है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम एलिमेंट के एक एटम के साथ मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, वही एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, या हाइड्रोजन के कितने एटम रेडिकल के साथ मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो जितने एटम हाइड्रोजन के यूज हुए होंगे कंपाउंड बनाने में, उतना ही उस एलिमेंट का वैलेंसी हो जाएगा या उस रेडिकल का वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, तो वाटर के बनने में हम लोग लिख सकते हैं कि टू एटम्स
of hydrogen plus 1 atom of oxygen is equal to water। यानी वाटर एक कंपाउंड है, वाटर के बनने में ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन का कितना एटम कंबाइन कर रहा है? 2। तो इसलिए ऑक्सीजन के एक एटम के साथ 2 एटम हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा है, इसीलिए हम लिख सकते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज इक्वल टू 2। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, NH3 इसका फॉर्मूला है। तो मैं लिख सकता हूं 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया। यानी अमोनिया के बनने में नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी 3 हाइड्रोजन एटम जब एक नाइट्रोजन एटम से कंबाइन कर रहे हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या हुआ? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 अमोनिया इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहा है, इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी अमोनिया में क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है HCl। तो इसमें क्या होता है? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पर आप देखिए कि क्लोरीन का एक एटम सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम से कंबाइन कर रहा है, इसीलिए वैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या हो गई? वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक एग्जांपल मैं रेडिकल का भी दे सकता हूं और एक डिस्प्लेस होने का भी एग्जांपल देंगे। यहाँ कंबाइन होने के तो 3 केस मैंने बता दिया आपको। तीनों जगह आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के एटम से। अभी मैं डिस्प्लेस करने वाला भी एग्जांपल आपके सामने बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक रेडिकल का भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेस वाला देख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो देखिए रिएक्शन कैसे होता है, जिंक प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अभी बैलेंसिंग तो मैंने आपको बताया नहीं है, बैलेंस कैसे किया जाता है रिएक्शन को, लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि ये कंपाउंड जो बनता है वो ZnCl2 है। तो यहाँ देखिए 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो इसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे समझिए कि एक जिंक है और 2 HCl के मॉलिक्यूल है। जब इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है तो ये जिंक इस हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर दिया और इस हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर दिया, और दोनों जो क्लोराइड आयन बच गया है उसके साथ कंबाइन करके ZnCl2 बना दिया, और दोनों हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हुए वो आपस में मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना दी। ठीक है, यानी यहाँ पर एक जिंक का एटम कितने हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किया? 2 हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2। ठीक है, क्लियर? डिस्प्लेस वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं जिंक से ही रिलेटेड लिख दे रहा हूं, जिंक प्लस H2SO4
बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इससे। तो बनता है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ बहुत क्लियर है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि देखिए जिंक क्या कर रहा है, इस दो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट के साथ मिल करके एक नया कंपाउंड बना दिया जिंक सल्फेट। तो जिंक ने यहाँ पर दो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसीलिए जिंक की वैलेंसी क्या है 2। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंबाइन का केस और डिस्प्लेस का केस, कि कोई भी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम के साथ मिल करके एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, जितने के साथ मिल करके बनाएगा, जितने हाइड्रोजन मिल करके कंपाउंड बना रहे होंगे एक एटम के साथ, वही हो जाएगी उस एलिमेंट के एटम का वैलेंसी। ठीक है, उसी तरह से डिस्प्लेस करने का भी केस है कि किसी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम्स को डिस्प्लेस कर रहा है, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, रेडिकल्स में भी देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे यहां पर ये हाइड्रोजन सल्फेट जो बना है, हाइड्रोजन सल्फेट नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग रेडिकल का देखेंगे, रेडिकल के साथ किस तरह से होता है। तो आप देखिए रेडिकल, जहां पर भी एक से ज्यादा एटम मिल करके कोई चार्ज स्पीसीज बना रहे होंगे उसी को हम लोग रेडिकल कहते हैं। अभी मैं उसको डिटेल में भी बताऊंगा अभी के क्लास में ही। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए 2H प्लस सल्फेट आयन, 2 H+ आयन एक सल्फेट आयन से मिलते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब आप देखिए ये जो है इट इज रेडिकल। कौन सा रेडिकल है ये? सल्फेट रेडिकल है। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन आयन है? 2 हाइड्रोजन आयन्स कंबाइन कर रहे हैं एक सल्फेट आयन से, तो बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फेट आयन का अगर वैलेंसी पूछा जाए क्या होगा, तो आप क्लियर हैं कि यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन एक सल्फेट आयन से मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। इसलिए हम लोग कहेंगे वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन इज 2। ठीक है, क्लियर है। देखिए ऐसे आयन्स जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, जैसे इसमें क्या है, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम, टोटल कितने एटम हो गए? 5। ठीक है, तो जहां एक से ज्यादा एटम होंगे और वो एक एंटिटी की तरह, एक केमिकल स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहे होंगे और उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वैसे केमिकल स्पीसीज को ही हम लोग कहते हैं रेडिकल। ठीक है, अभी मैं उसको और क्लियर कर दूंगा डिफाइन करके। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखिए मैं जहां भी वैलेंसी लिख रहा हूं वहां पर मैंने प्लस या माइनस साइन का यूज नहीं किया है। ठीक है, यहां पर कहीं भी मैंने अभी 5 एग्जांपल आपके सामने बताए। ठीक है, 3 कंबाइन वाला केस था, एक डिस्प्लेस वाला केस बताइए, और एक वही उसी एलिमेंट के एटम को समझाने के लिए दूसरा केस भी मैंने बताया। और यहाँ पर मैंने एक रेडिकल का एग्जांपल लेके बताया, लेकिन कहीं पर भी मैंने वैलेंसी को डिनोट करने के लिए प्लस या माइनस साइन का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप देखिए यहां पर डिफिनीशन में नंबर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में कभी भी वैलेंसी को पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस नहीं दिए जाते थे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से डिफाइन किया गया था, और कभी भी नंबर किसी चीज का काउंट कर रहे हो अगर हम लोग, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सा बात है ये। ठीक, जैसे आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ठीक है, तो आप सिंपली बताएंगे ना कि 20, 25, 30 जो भी होगा, प्लस या माइनस साइन नहीं यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफाई ये कर दिया गया कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, वो पॉजिटिव आयंस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन भी ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए आगे चल करके इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया कि जितने भी मेटल्स होंगे और हाइड्रोजन होगा उसकी वैलेंसी को हमेशा पॉजिटिव डिनोट किया जाता है, और जितने नॉन मेटल्स होंगे उनकी वैलेंसी को नेगेटिव डिनोट किया जाता है। हालांकि
ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये नंबर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनके केमिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग समझने के लिए बस ये बता दिया गया कि जो मेटल्स होंगे उनके वैलेंसीज पॉजिटिव होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंसी निगेटिव होते हैं, और हाइड्रोजन को पॉजिटिव वैलेंसी वाला माना गया है। ठीक है, क्योंकि इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक्सेप्ट इन सम केसेस। कुछ जगहों पर जहां की हाइड्रोजन कोई मेटल से रिएक्शन कर रहा होगा तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करता है, अदरवाइज हाइड्रोजन में इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ कि जितने भी मेटल्स होंगे उनकी वैलेंसी पॉजिटिव है, नॉन मेटल्स की वैलेंसी नेगेटिव है। ठीक है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या मानी गई, +1 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे इंडिकेट कर सकता हूं कि जिंक की वैलेंसी अगर 2 लिख रहे हैं तो हम +2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इस टर्म को क्लियर किया। ठीक, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये डिफिनेशन आपको जानना है विथ एग्जांपल्स। अब चलते हैं हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। ठीक है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एलिमेंट्स के वैलेंसी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो हमको वैलेंसी बहुत आसानी से पता चल जाएगी। ठीक है, मेटल्स के लिए क्या डिफाइन किया गया, और मेटल्स जितने भी मेटल्स हैं उनके वैलेंसी को कैसे डिफाइन किया गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम ऑफ मेटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ stable positive ion is called valency of metal. ठीक है, the valency of metal is positive. ठीक है, मतलब कोई भी मेटल का एटम स्टेबल आयन के फॉर्मेशन के समय कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मतलब उससे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तब जाकर के एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वही हो जाएगा उसका वैलेंसी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। अब अगर मेटल को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ठीक है ना, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए डुप्लेट या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। ठीक है, या हम कहें नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन करना चाहता है। जैसे अगर आप देखिए पीरियोडिक टेबल में ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पीरियड। इसके बाद अगर आप देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी यहाँ पोटेशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये आपका पोटेशियम और ये आपका कैल्शियम। 20 तक को ही मैं रेफरेंस लूंगा, ठीक है। अब देखिए सोडियम है, तो सोडियम नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, तो इसके लिए नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है? आर्गन देखिए कितना दूर है इससे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप, आर्गन जो है 7 स्टेप अहेड है, और सोडियम के ठीक पीछे क्या है? नियॉन है, ठीक है। ये ग्रुप 1 है, 2 है, और ये 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, और ये 18 है। देखिए पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल होने से क्या है कि आपके सामने वो है तो आप बार बार उसको देखते हैं, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है और चीजों को समझना आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल अगर नहीं होगा तो उसको आप एक परचेज कर लीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, ठीक है। कोई भी मेटल के लिए जो नियरेस्ट नोबेल गैस होता है उसकी तरह वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, मतलब स्टेबल होने के लिए वो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, ठीक है ना, उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने का प्रयास करेगा, ठीक। तो सोडियम का देखिए 281 है, इससे नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? नियॉन है। मैं एक एग्जांपल को क्लियर कर रहा हूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है। तो सोडियम को अगर नियॉन जैसा बनना है, सोडियम के पास देखिए 281 है, यानी KLM 3 सेल है, जबकि नियॉन के पास सिर्फ 2 सेल है। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये चेंज हो जाएगा Na प्लस में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, ठीक है। यह लिखने का तरीका है। कभी भी किसी भी मेटल के एटम को जब हम लोग उसके वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग को लिखना चाहिए कि जब मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, उससे नियरेस्ट नोबेल गैस का लिख देंगे, और उसके बाद इस तरह से हम लोग उसको शो कर देंगे। अब एक क्वेश्चन और कुछ बच्चों के दिमाग में आता है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, ठीक है। तो इसको भी मैं समझा दे रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए ये सोडियम है, तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11, प्रोटॉन भी कितने हो गए? 11, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए नेट चार्ज इस पे क्या होगा? 0, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 10, जबकि प्रोटॉन कितना होगा? 11। अब देखिए यहां पर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज है +1, ठीक है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बराबर संख्या में होते हैं। मींस an atom is electrically neutral because the number of protons is equal to the number of electrons. But as soon as the atom of metal removes electron, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, the number of proton becomes greater than the number of electron, and as a result of this metal atom acquires positive charge. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतना ही मेटल के आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं और कुछ मेटल्स का भी एग्जांपल आपके सामने दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। आप और भी मेटल्स का आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, ये स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, मैग्नीशियम 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और हो जाएगा ये Mg2+। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसलिए इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28। इसी तरह एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 283। तो ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, 283 है, it will remove 3 electrons, -3 electron, and it will change into Al
3+ आयन। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके नियरेस्ट नोबल गैस मतलब नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैलेंसी अगर लिखें, कितना कितना वैलेंसी होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कितना है 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई सोडियम की, वैलेंसी इज इक्वल टू 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी 2। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इज इक्वल टू 3। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्यों इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्यों इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इसका रीजन मैंने यहां लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल पॉजिटिव आयन। स्टेबल होना चाहिए, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर मैग्नीशियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन गैस की तरह नहीं होता, इनर्ट गैस की तरह इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। क्योंकि आप देखिए जो नियरेस्ट नोबल गैस है इन तीनों मेटल के लिए, आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा कि उससे नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, सबसे नजदीक का, चाहे आगे जाकर के चाहे पीछे जाकर के। ठीक है, तो जो नजदीक का नियर इनर्ट गैस होगा उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने का प्रयास करेंगे मेटल के एटम। तो मैग्नीशियम को अगर नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना है 2 8, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसी तरह एल्यूमिनियम को अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 अचीव करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ रहा है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है, तो ये मेटल्स के वैलेंसी का आपका रूल हो गया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम ऑफ मेटल, यानी मेटल का एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है स्टेबल पॉजिटिव आयन बनने के लिए, वही उस मेटल की वैलेंसी होती है। ठीक है ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया मेटल्स के लिए। ठीक है,